कुछ भारतीय स्टार्टअप साल में 1,000 करोड़ भी खर्च करने के बाद प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। वहीं पे ड्रीम इलेवन ने 1.5 महीने के अंदर सिर्फ 222 करोड़ रुपए खर्च करके खुद को प्रॉफिटेबल बनाया। आईपीएल की स्टार्टिंग से ही क्रिकेट में बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आने लगी थी, जहां टाटा और पेप्सी जैसी कंपनीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं पे 2020 का आईपीएल स्पॉन्सर करा था ड्रीम इलेवन ने, जो कि खुद एक स्टार्टअप था, और उसने 222 करोड़ रुपए खर्च करके खुद को आईपीएल का सबसे बड़ा स्पॉन्सर बनाया था। आज ड्रीम इलेवन दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ फैंटेसी क्रिकेट ऐप है और इसके करंट यूजर्स 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ड्रीम इलेवन की करंट वैल्यूएशन 64,000 करोड़ है और ये उन कुछ स्टार्टअप्स में से है जो खुद के लिए अभी प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। पिछले साल ही ड्रीम इलेवन ने 200 करोड़ के प्रॉफिट्स बुक किए थे और उसका रेवेन्यू 2,000 करोड़ से भी ज्यादा था। तो सोचने वाली बात ये है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे जुआ और सट्टेबाजी को बुरी चीज माना जाता है, वहाँ पे ड्रीम इलेवन ने खुद के लिए अपनी जगह कैसे बनाई और अपनी मार्केटिंग के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद भी वो खुद के लिए मुनाफे कैसे कमा पाई। तो चलिए जानते हैं कि ड्रीम इलेवन पैसे कैसे कमाता है, और इस सीरीज को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा ड्रीम इलेवन की टीम बनाते रहते हैं और हारते रहते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए भारत में हर साल इतनी रकम का सट्टा लगाया जाता है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से क्रिकेट के हर मैच के ऊपर 1,600 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल ही गैर कानूनी है। भारत में गैम्बलिंग को द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 गैर कानूनी बताता है। इसी के साथ साथ द प्राइस कंपटीशन एक्ट ऑफ 1955 इन सारे कामों को गैर कानूनी बताता है, जहाँ पे प्राइस के दौर पे पैसे के अलावा कुछ और दिया जाए। तो ऐसे में ड्रीम इलेवन गैर कानूनी क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन कोर्ट्स के अकॉर्डिंग ड्रीम इलेवन कोई गेम ऑफ लक नहीं है। मतलब आपकी किस्मत पे ये गेम नहीं डिपेंड करता है। ये एक गेम ऑफ स्किल है, जहाँ पे आपको अपना दिमाग चला के पूरे गेम को जीतना पड़ता है। बाकी सारी बैंड एप्स कोई स्किल गेम नहीं है, बल्कि वो गेम ऑफ लक है, जहाँ पे आपकी किस्मत ही काम आती है। आप उस ऐप पे जाते हो, अपनी टीम सिलेक्ट करते हो और उस पे पैसा लगाते हो। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आपकी टीम जीतती है तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम हारती है तो आपको कुछ नहीं मिलता है। वहीं ड्रीम इलेवन में आपको दोनों टीमों से प्लेयर चुन के एक अपनी अलग टीम बनानी होती है और इसके लिए आपको एक निर्धारित बजट दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लेयर को खरीदते हो और अपनी टीम में डालते हो। इसमें जीतने के लिए आपको खिलाड़ी की, पिच की और टीम की नॉलेज होनी जरूरी है, यानी इसमें आपकी स्किल यूज होती है और ये गेम लक पे नहीं चलता है। इसलिए शायद इंडियन कोर्ट्स ने अब तक इसे बैन नहीं किया है। 2017 में जब वरुण नाम के एक इंसान ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में अर्जी दी थी कि ड्रीम इलेवन को बैन कर दिया जाए, तो वहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि ड्रीम इलेवन को बैन नहीं करा जाएगा। और जब वो व्यक्ति इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला यही सुनाया। अब इतने सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस के ड्रीम इलेवन का नाम खराब हो गया था, लेकिन ड्रीम इलेवन ने यहाँ पे चतुराई से मार्केटिंग का यूज करके अपना नाम साफ किया और इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे इंडियन फैंस के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी कुछ भी कर सकते हैं, अनहोनी को जो होनी कर दे वो महेंद्र सिंह धोनी, और उन्होंने ड्रीम इलेवन के लिए भी कुछ ऐसा ही किया। अब कोर्ट्स तो मान चुके थे कि ड्रीम इलेवन एक गेम ऑफ स्किल है, लेकिन ये चीज आम जनता को कौन समझाए, क्योंकि आम जनता को अभी भी लग रहा था ये बाकी सारे बेटिंग एप्स की तरह है। और इसमें उनका साथ दिया कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने, उनका ब्रांड एम्बेसडर बनके। ड्रीम इलेवन का एड कैंपेन दिमाग से धोनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। इसकी वजह से लोगों के दिमाग में जितनी भी शंका थी कि ड्रीम इलेवन ऐसा है वैसा है, सब दूर हो गई थी और उसकी वजह से उसे नए कस्टमर मिलना चालू हो गए थे। आम जनता ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ड्रीम इलेवन कोई सट्टेबाजी वाला ऐप नहीं, बल्कि एक दिमाग लगाने वाला ऐप है। हमें ड्रीम इलेवन के इस पहलू से समझ आता है कि लोगों को हमारे धंधे के बारे में अच्छी चीजें पता हो और हमारे धंधे की एक अच्छी इमेज बनी हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे कस्टमर्स लोग नहीं बनेंगे और हमारे बाजार में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ बाकी सारे फैंटेसी ऐप क्रिकेटर्स से सिर्फ अपना एड्स करा रहे थे, यहाँ पे ड्रीम इलेवन ने कुछ अलग सोचा। ड्रीम इलेवन ने क्रिकेट और बॉलीवुड स्टार्स की जुगलबंदी में एड्स निकाले। इस आईपीएल में ड्रीम इलेवन ने एक ऐसा एड निकाला जिसको देख के ये प्रतीत होता है कि 3 इडियट्स का दूसरा भाग बनने जा रहा है। ये देख के सभी फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो क्लिप इंटरनेट पे वायरल हो गई थी। कुछ समय बाद जाके पता चला कि यार ये तो ड्रीम इलेवन का एड था। इससे 3 इडियट्स के फैंस थोड़े हताश तो हुए, लेकिन ड्रीम इलेवन को उसकी मार्केटिंग मिल गई। ड्रीम इलेवन ने अपनी छवि को मार्केटिंग के द्वारा अच्छा बना दिया। अब यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें अपने धंधे की छवि मार्केट में अच्छी बनानी है तो हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए या फिर डोनेशन भी करनी चाहिए, जिसके थ्रू हमारी पूरे मार्केट में एक अच्छी छवि बन जाती है। ड्रीम इलेवन का
पैसा कमाने का तरीका कुछ ऐसा है जिससे उसे कभी भी नुकसान हो ही नहीं सकता। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं दो उदाहरणों की मदद से। ड्रीम 11 में दो तरीके के कंपटीशन होते हैं, एक होता है हेड ऑन और दूसरा होता है लीग। उदाहरण के तौर पे हेड ऑन में 2 से 3 कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से ही लड़ते हैं। मान लेते हैं इन तीनों ने 100 रुपए लगाए थे। गेम के एंड में जो भी टीम जीतेगी उसे टोटल में मिलेंगे 250 रुपए। लेकिन सिर्फ 250 रुपए क्यों, मिलने तो 300 रुपए चाहिए थे ना। लोगों से पैसा इकट्ठा करके ड्रीम 11 उसमें से कुछ भाग अपने पास रख लेता है। इससे ड्रीम 11 ये सुनिश्चित करता है कि चाहे कोई हारे या कोई जीते, हमेशा ड्रीम 11 मुनाफे में रहे। ड्रीम 11 के लीग में हजारों लोग पार्ट लेते हैं, लेकिन इसमें बड़े से बड़ा इनाम और छोटे से छोटा इनाम आधे से भी कम लोगों को मिलता है। तो मान लो अगर ड्रीम 11 के पास 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं और हर इंसान से वो 100 रुपए लेते हैं, तो उनके पास टोटल 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें से सिर्फ वो 6 या 7 लाख रुपए ही देते हैं वापस और बाकी के बचे हुए पैसे अपने पास रख लेते हैं मुनाफे के तौर पे। ड्रीम 11 ने पिछले साल कमाया था 150 करोड़ का मुनाफा, लेकिन इस बिजनेस पे जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है मार्केटिंग का। और एक बार जब ब्रांड का नाम बड़ा हो जाता है तो उसे एक्टिव यूजर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। ड्रीम 11 के पास पैसे कमाने का बहुत क्लियर तरीका है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ये सोच ही नहीं पाते हैं कि वो लोग पैसे कैसे कमाएंगे। ड्रीम 11 की केस स्टडी के इस भाग से हमें ये पता चलता है कि चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसको हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि वो मुनाफा कैसे कमाएगा, क्योंकि अगर वो मुनाफा नहीं कमा पाएगा तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। पहले के समय में लोग ज्यादातर क्रिकेट ही देखा करते थे और उस टाइम पे भी IPL नया आया था, लेकिन तब से लेके अब बहुत सारी चीजें आ गई है। लीग के दौर पे ISL आ गया है, प्रो कबड्डी आ चुका है जो कि कबड्डी लीग है, वुमेन्स IPL आ चुका है, टेबल टेनिस लीग आ चुकी है, बैडमिंटन लीग आ चुकी है, इतना सब कुछ आ चुका है भारत में। तो अब ड्रीम 11 सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, वो अब सिर्फ IPL से नहीं बल्कि बाकी सारे खेलों से भी पैसे कमाता है। ड्रीम 11 का सबसे बड़ा कस्टमर बेस भारत में ही है और भारत में होने वाले वर्ल्ड कप की वजह से लोगों की रुचि वर्ल्ड कप और ड्रीम 11 दोनों में बहुत ज्यादा होने वाली है। तो जब कोई भी खेल भारत में प्रचलित होता है तो ड्रीम 11 के लिए बहुत आसान हो जाता है लोगों से उसके लिए टीम बनवा के अपने फैंटेसी ऐप पे बैटिंग करवाना। जहाँ पे पहले लोग और खेलों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे तो वो ड्रीम 11 पे जाके सिर्फ क्रिकेट की टीम बनाते थे, लेकिन अब क्रिकेट के मैच रोज रोज तो होते नहीं है, तो लोगों की रुचि और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में आ गई है, जिसकी वजह से वो हर रोज बैटिंग कर रहे हैं किसी दूसरे स्पोर्ट्स में टीम बना के। इन सब की वजह से ड्रीम 11 का बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ है। ड्रीम 11 में NBA और इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसी बड़ी चीजें भी आई हैं और इसके लिए उन्होंने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है। जियो के आने के बाद हर इंसान के पास इंटरनेट तो रहता ही था और लोगों की अब खेल में रुचि हो गई थी, तो बचा कुछ नहीं था। ड्रीम 11 की मार्केटिंग के साथ जिस तरीके से उसकी अवेयरनेस फैली तो लोग भी उसके ऐप की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए। इन्हीं कारणों की वजह से ड्रीम 11 की आय बाकी सारे ऐप्स आने के बावजूद 50% से बढ़ रही थी। तो अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ड्रीम 11 का भारत में अच्छा भविष्य है, क्या आने वाले टाइम में ड्रीम 11 कुछ ऐसा कर सकता है कि वो भारत में और अच्छे भारत में ड्रीम 11 लीगली रहने वाला है। जो हम ये खबरें सुनते रहते हैं कि ये वाला ऐप बैन हो गया, वो वाला बैटिंग ऐप बैन हो गया, ये कसिनो ऐप्स होते हैं, ना कि ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी क्रिकेट ऐप। दुनिया भर में फैंटेसी स्पोर्ट्स अब काफी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, तो उसे इतनी आसानी से बैन करना मुश्किल है। इन ऐप से कमाए हुए पैसे पर भी टैक्स लगता है और इसी के साथ साथ कंपनी के मुनाफे पर भी काफी टैक्स देना पड़ता है। तो आप खुद सोचो, सरकार ऐसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को खुद क्यों मारेगी। अब तक ड्रीम 11 को 6,000 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है। इसी के साथ साथ उसके करंट एक्टिव यूजर्स 10 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी को फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलना चालू कर देना चाहिए। जैसे ड्रीम 11 की एड्स में भी बताया जाता है कि इसका एडिक्शन हो सकता है और ये आपको फाइनेंशियली बहुत वीक कर सकता है, तो आपको ध्यान देके समझदारी के साथ ही इन ऐप्स का यूज करना चाहिए। टीम बनाते हैं लाखों लोग और जीतता है सिर्फ एक इंसान। ऐसा आप हर बार सोचते हो कि यार शायद इस बार नहीं तो अगली बार मैं ही जीतूंगा, और इस वजह से आप एक लूप में फंस जाते हो, हर बार पैसा डाल डाल के जीतने की भूख में। और ना ही केवल इसमें आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका बहुत सारा समय भी बर्बाद होगा। आजकल की दुनिया में पैसे कमाना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ड्रीम 11 में अगर आप पैसे लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पैसे जीतोगे, लेकिन जो आपका ड्रीम 11 में लगाया हुआ समय है, अगर आप उसे एक नई स्किल सीखने में लगाओगे तो जरूर आप उस स्किल से पैसे कमा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और इस सीरीज को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि दिन भर बैठ के अलग अलग ऐप्स में बस टीमें बनाते रहते हैं इस सोच में कि उससे पैसा कमाएंगे। उनको जरूर बताइए ये कैसा एक जाल है जिसमें वो बस फंसते रह जाएंगे और पैसा नहीं कमा पाएंगे।